1 and oxide is O2 minus, so 2 into minus 2. This is equal to, suppose Y charge is present here, Y. So actually the value of Y, this will be 6 minus 4, 2, 2 and 2 minus 4. ये कितना आ जाएगा बेटा आपका? -2. So Y is equal to -2. That means here -2. So कितने पोटेशियम होंगे यहाँ पे? 2. So K2CrF4O2. This is possible. First one is possible. Second one, C, B. Barium tetrafluoridobromate. Barium is this. Barium contains 1 barium contains 2 unit of positive charge. Tetrafluoridochromate. CrF4 tetrafluoridobromate. Okay, bromate means Br. Bromate 3. Okay. Now see what will be the charge present on this complex. Let it is Y. So 3 minus 4 is equal to Y. So Y value will be -1. That means here -1 charge is there. So is it possible to form the compound? बेरियम के ऊपर 2+ का चार्ज है, दैट मीन्स यहाँ पे होल ट्वाइस होगा, तभी आपका बैलेंस होगा, बिकॉज 1 बॉक्स के ऊपर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर, यहाँ पे 2 होना चाहिए, होल ट्वाइस होना चाहिए, तभी आपका टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा. तो आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा BaBrF4 होल ट्वाइस. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. C is dichlorido bis urea copper 2. Dichlorido bis urea. Okay. Urea is NH2CO NH2. This urea means whole twice. Copper 2. अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग इस पे कितना चार्ज आएगा. चार्ज एक बार देख लेते हैं. चार्ज कितना आएगा आपका 2 minus 2. Ammonia is neutral. 2 into 0 is equal to Y. So this is neutral, right? Y is equal to 0. So पोटेशियम टेट्राफ्लोराइडो ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, फ्लोराइडो ऑक्साइडो है ना, डाइऑक्साइडो नहीं है, फ्लोराइडो ऑक्साइडो. दिस इज O ओनली, यहाँ पे O है, राइट? दैट मीन्स 2 into 1 into -2 यहाँ पे होना चाहिए, राइट? तो आपका कितना हो जाएगा? 2 minus 2, दैट मीन्स 0. Y is 0. तो क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पे अगर 0 चार्ज है तो क्या कॉम्प्लेक्स बन पाएगा? Y की वैल्यू 0 आ रही है, ये तो कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि पोटेशियम कंटेन 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे चार्ज तो कोई होना चाहिए, अगर चार्ज नहीं है तो ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? दैट मीन्स फर्स्ट वन इज नॉट पॉसिबल, अदर्स आर पॉसिबल. सेकंड इज पॉसिबल, थर्ड इज ऑल्सो पॉसिबल. यहाँ पे 0 हो सकता है आपका. समझ में आ गया? बताइए क्या नंबर है? 97022. समझ में आ गया क्या? आयुष, ओके. हाँ, इसमें क्या बताना है? बेसिक स्ट्रेंथ बताना है. ठीक है. तो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होता है? डीलोकलाइज्ड अगर लोन पेयर है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ लेस होता है, लेस बेसिक स्ट्रेंथ. और अगर लोकलाइज्ड लोन पेयर है तो उसका क्या होता है? मोर बेसिक स्ट्रेंथ होता है. दैट इज लोन पेयर लोकलाइज्ड होना चाहिए. डीलोकलाइज्ड हो गया तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है. तो यहाँ पे नंबर गिवन है 1, दिस इज 4, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. तो ये तो आपका लोकलाइज्ड है. 3 वाला लोकलाइज्ड है, 4 वाला डीलोकलाइज्ड है लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास जाएगा, डीलोकलाइज्ड है. फर्स्ट वाला भी डीलोकलाइज्ड है, ये भी डीलोकलाइज्ड है. और अगर हम सेकंड देखें तो सेकंड में एक लोन पेयर तो ऐसे ही है, लोकलाइज्ड है, और एक लोन पेयर आपका रेजोनेंस होने के बाद आएगा, दूसरे वाले नाइट्रोजन डोनेट करेगा. रेजोनेंस होने के बाद ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, इसके पास 2 लोन पेयर आ जाएंगे. ये एमाइडीन का केस है, इस नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा. तो इसका मतलब मैक्सिमम
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर आ रहा है, सेकंड के ऊपर आ रहा है, तो सेकंड इज मोस्ट बेसिक होगा, सेकंड इज मोस्ट बेसिक बिकॉज ऑफ टू लोन पेयर। देन उसके बाद लोकलाइज्ड वाले आएंगे। लोकलाइज्ड में अगर हम देखें तो यहाँ पे लोकलाइज्ड है, बट ये sp कार्बन है, sp2 नाइट्रोजन है और ये sp3 नाइट्रोजन है। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो sp3 नाइट्रोजन की बेसिसिटी ज्यादा होती है, तो इसके बाद 3 आएगा, 3 के बाद आपका 2 आएगा, 2 के बाद आपका 4 आएगा, 4 के बाद आपका नहीं 2 के बाद आपका 1 आएगा, 1 के बाद आपका 4 आएगा, 4 लास्ट में जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ये डीलोकलाइजेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा, विड्रॉ करेगा, -I से भी विड्रॉ करेगा, तो 4 का बेसिक स्ट्रेंथ मिनिमम है। ओके, समझ में आ गया। तो 2 का मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ होगा, 2 विल हैव मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ 2 लोन पेयर, एंड 2 के बाद आपका हो जाएगा देन लोकलाइज्ड में हो जाएंगे। लोकलाइज्ड में कौन सा आएगा, यहाँ पे मैंने रॉन्ग कर दिया, 2 के बाद 3, 3 के बाद आपका 1, 1 के बाद 4 आएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। हाँ संजय, इसमें क्या डाउट है? ऑल द मेटल ions containing T2G6 EG0 configuration under the following will be parametric. इसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं, राइट। पैरामैग्नेटिक मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें आपका पेयरिंग नहीं हो रहा है, तो T2G6 एंड EG0 गिवन है। ओके, ये टॉपिक कराया क्या अभी मैंने? CFT नहीं कराया ना अभी कंप्लीट? हाँ, इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में क्या प्रॉब्लम है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या प्रॉब्लम है संजय? संजय, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या प्रॉब्लम है? अनम्यूट करके बताओ। सर वो नहीं हो रहा मुझसे। हाँ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला बताया ना मैंने आपको, क्या करना है। तो सेकंड NO वाले प्लस, ये वाला नहीं हो सकता। कौन सा? देखिए इसमें क्या करना है आपको, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालो यहाँ से। CO तो आपका न्यूट्रल है, यहाँ पे NO के ऊपर 1 NO कंटेन 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसोनियम। So x प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू प्लस 1 इज इक्वल टू आप क्या कर देंगे, चार्ज प्रेजेंट ऑन द कॉम्प्लेक्स, चार्ज प्रेजेंट ऑन द कॉम्प्लेक्स इज 0, न्यूट्रल। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 2 इंटू प्लस 1, सो x विल बी इक्वल टू -2। हाँ, यहाँ पे माइनस कार्बोनाइल के केस में नेगेटिव हो सकता है ऑक्सीजन स्टेट, 2 इंटू 0 एंड दिस इज 2 इंटू प्लस 1, -2 हो जाएगा, ठीक है। सो -2 प्लस नंबर ऑफ लिगेंड्स आर 4 लिगेंड, तो 4 इंटू 2 कर देंगे आप, यहाँ से निकाल लेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? तो बट Fe का -2 चार्ज थोड़ा है। हाँ, हो सकता है, कार्बोनाइल के केस में हो सकता है, ठीक है। मेटल्स का ऑक्सीजन स्टेट जनरली पॉजिटिव होता है, बट कार्बोनाइल्स के केस में नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज कार्बोनाइल के केस में सिनर्जिक बॉन्डिंग होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। कार्बोनाइल क्या करता है, यहाँ पे लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, साथ में मेटल भी इलेक्ट्रॉन लिगेंड को डोनेट कर सकता है। इस टाइप के बॉन्डिंग को सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं, जो हम लोग आगे इसको स्टडी करेंगे। सो अदर केसेस में आपका मेटल पॉजिटिव चार्ज होगा, मेटल मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉजिटिवली चार्ज होता है। इन केस ऑफ कार्बोनाइल एंड नाइट्रोसाइल इट मे बी नेगेटिवली चार्ज, दिस इज एक्सेप्शनल केस। ओके, ये हम लोग आगे देखेंगे। ओके, हो जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर।
हाँ सर। हाँ, इसमें क्या करना है, डेंटिसिटी बताना है। डेंटिसिटी मीन्स नंबर ऑफ डोनर एटम्स, राइट। तो सी ऑर्थोफिनोल्फिनिन इस तरह से होता है आपका। ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की सीट में गिवन है, आपने इसको ओपन करके देखा कभी? ये सभी स्ट्रक्चर आपको गिवन है। दिस इज ऑर्थोफिनोल्फिनिन, जो आपने डेंटिसिटी वाला क्वेश्चन पूछा ना, इस तरह से होगा। तो इसमें कितने डोनर एटम है आपके? 2 नाइट्रोजन है, तो डेंटिसिटी हो जाएगी इसकी 2। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोफिनोल्फिनिन। समझ में आ रहा है? और ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट तो मैंने आपको बताया था। व्हाट इज ग्लाइसिनेट? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्लाइसिन, NH2CH2COOH। दिस इज कॉल्ड ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन से एक आप एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेट, NH2CH2COO-। दिस इज कॉल्ड ग्लाइसिनेट। सो ग्लाइसिनेट में एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, 2 डोनर एटम्स आते हैं। ऑक्सीजनेट, ऑक्सीजनेट तो आपको पता ही है, हाउ मेनी डोनर एटम्स आर देयर? 2, राइट। 2 बाइपिरिडीन। ओके, तो पिरिडीन क्या होता है आपका? पिरिडीन इस तरह से हो जाएगा, N। पिरिडीन आपका इस तरह से होता है ना, 6 नंबर रिंग के अंदर नाइट्रोजन। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ है। यहाँ पे डोनर एटम कितने हो जाएंगे? यहाँ पे भी डोनर एटम 2 हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है आपको? इथिलीन डाइअमीन, NH2CH2CH2NH2। दिस इज इथिलीन डाइअमीन। हाउ मेनी डोनर एटम्स आर देयर? 2। डाइथिलीन डाइअमीन, तो एक और इसमें नाइट्रोजन बना दीजिए। डाइथिलीन डाइअमीन, तो एक आपका बीच में नाइट्रोजन आ जाएगा, CH2NH2। दिस इज डाइथिलीन डाइअमीन। तो इसमें डोनर एटम कितने हो जाएंगे? 1 2 3। डाइथिलीन डाइअमीन, राइट। डाइथिलीन ट्राइअमीन, डाइथिलीन ट्राइअमीन, 1 2 3 अमीन। तो डोनर एटम कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। हो जाएगा। यस सर। और ये जो क्वेश्चन आपने बताया ना, D5 CFT का क्वेश्चन है, ये अभी आपने किया नहीं है, ये अभी हम लोगों ने स्टडी नहीं किया, ठीक है। अभी हमने ओनली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग तक किया है। ये पार्ट आपका एग्जाम में नहीं आएगा, टेस्ट में। टेस्ट में आपका VBT तक ही आएगा। ये हम लोग स्टडी करेंगे थ्योरी, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। Which of the following is strongest among the following? The strongest acid is? तो कंपाउंड इस तरह से बना है, COH OH, OCH3, COH OH एंड COH OCH। तो यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक वाले केस में ऑर्थो इफेक्ट लगता है। तो ऑर्थो इफेक्ट किस पे लगेगा? एक तो आपका इसमें ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा और एक इधर ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा। और ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। दैट मीन्स थर्ड एंड फोर्थ में से कोई एक मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। अब इसमें अगर हम देखें तो OH है और यहाँ पे OCH3 है। OCH3 क्या करता है आपका? प्लस एम करता है, और OH भी प्लस एम करता है। बट यहाँ पे जब हम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, ये सैलिसिलिक एसिड है, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है इज वेरी स्टेबल। कॉन्जुगेट बेस इज वेरी स्टेबल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मोस्ट एसिडिक आपका सैलिसिलिक एसिड होगा। इसका थर्ड ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? बिकॉज ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कॉन्जुगेट बेस। और मैंने बताया था कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है? एनायन को स्टेबलाइज करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। और कोई डाउट है?
सॉल्व कर लिए सभी ने? GOC2 कंप्लीट कर लिया ना? GOC1 एंड 2 बताइए। और कोई डाउट है बताइए। सॉल्व किया या नहीं बताइए। एक्सरसाइज सॉल्व किया सभी स्टूडेंट ने? एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया सभी ने? GOC2 एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आंसर नहीं आ रहा है? कुछ बोलेंगे क्या? सॉल्व किया है नहीं? टेस्ट में क्या करेंगे फिर? हाँ तो बताइए कि डाउट है या नहीं? डाउट नहीं है किसी को? ओके, सो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने क्रिस्टल फील्ड क्रिस्टलाइजेशन एनर्जी हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, राइट? तो D4 CFSC अप टू D3 D4 D5 लो स्पिन हाई स्पिन कर लिया था, ठीक। यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वॉइस आ रहा है आप सभी को? वॉइस आ रहा है क्या? वॉइस क्लियर है? So next is D6 high spin and low spin। इसके हमें क्या करना है? CFSC की वैल्यू निकालनी है। ऑल ऑफ यू, D6 हाई स्पिन एंड लो स्पिन की वैल्यू कितनी आएगी बताइए। D6 हाई स्पिन एंड लो स्पिन कैलकुलेट कीजिए और बताइए क्या आएगा। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने CFSC कैलकुलेट करने के लिए? ये फॉर्मूला बताया था मैंने, दिस वाज द फॉर्मूला। -0.4 into number of electron in T2G plus 0.6 into number of electron in EG into delta naught plus n into T, where n is number of unpaired electrons. D6 and high spin and low spin बताइए क्या CFSC आएगा? तो D6 किस तरह से हम लोग फिल करेंगे? बिफोर स्प्लिटिंग 1 2 3 4 5 6, और स्प्लिट होने के बाद क्या होगा? T2G and EG। दिस इज -0.4 डेल्टा नॉट, ये आपका क्या हो जाएगा? प्लस 0.6 डेल्टा नॉट। तो पहले हम लोग D6 हाई स्पिन का करते हैं। हाई स्पिन में क्या केस आएगा? 1 2 3। हाई स्पिन का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, और 5 6। तो CFSC की वैल्यू कितनी आएगी? -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G 4 प्लस क्या हो जाएगा? 2 इंटू
number of electron in Eg, number of electron in Eg is 2 into delta naught plus NPE. NPE की N की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स्ट्रा पेयर्स. इज देयर एनी एक्स्ट्रा पेयर्स? पहले भी 1 था, अभी भी 1 है. नो एक्स्ट्रा पेयर, तो 0 इंटू पेयरिंग एनर्जी भी 0 होगी, 0 इंटू पी, क्योंकि पेयरिंग कराने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसी को हम लोग पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं. एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी. यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1.6 प्लस 4 डेल्टा नॉट, राइट. तो कितना आ जाएगा आपका? 3.2 डेल्टा नॉट. तो ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर? 3 पॉइंट, 6 into 2 होगा ना. हाँ, So 2 into 2 की जगह 0.6 into 2 होगा ना. वायस नहीं आ रहा है. So 2 into 2 की जगह 0.6 into 2 होगा ना. इधर किया हमने 0.4 इंटू, क्या दिक्कत? समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो आप? सर वो फॉर्मूला में हाँ, -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2. 0.6. ओके, सॉरी, आपको 0.6 0.6 इंटू 2. ठीक है, 0.6 इंटू 2. तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ जाएगा आपका? -1.6, एंड ये कितना हो जाएगा? +1.2. ये तो आपका 0 हो जाएगा. दैट मीन्स यू विल गेट -0.4 डेल्टा नॉट, राइट. -0.4 डेल्टा. क्या ये बात समझ में आ रहा है? सिमिलरली D6 लो स्पिन में कितनी वैल्यू आएगी? कैलकुलेट करके बताइए. D6 लो स्पिन में what will be the value of CFSE? all of you find this, फाइंड करके बताइए, देन हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे. बताइए क्या वैल्यू आ रहा है? D6 लो स्पिन में क्या वैल्यू आ रहा है आपका? Before splitting, this is after splitting. P2G EG 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. लो स्पिन में ऐसा हो जाएगा. ये आपका कितना हो जाएगा? -0.4 डेल्टा नॉट, राइट. बात समझ में आ रहा है आपको? तो कितना हो जाएगा? -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G इज 6, और EG में तो आया नहीं इलेक्ट्रॉन, प्लस हाउ मेनी एक्स्ट्रा पेयर्स आर जनरेटेड इंटू डेल्टा नॉट प्लस N इंटू PE. N की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? हाउ मेनी एक्स्ट्रा पेयर्स आर जनरेटेड? पहले 1 थे, अभी कितने हो गए आफ्टर स्प्लिटिंग? 2. तो 2 एक्स्ट्रा पेयर, तो 2 इंटू पेयरिंग एनर्जी. पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू आपकी गिवन होगी. ये कितना आ जाएगा आपका? -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 2 PE. यही बात समझ में आ रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम है? तो CFSE निकाल लेंगे आप सभी का.
ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सी क्वेश्चन नंबर 24। क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? द volume in ml of 0.1 molar silver nitrate required for complete precipitation of chloride ions present in 30 ml of 0.01 molar solution of this complex as silver chloride is close to। किस तरह से सॉल्व करेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 24। वॉइस आ रहा है क्या सभी को? वॉइस आ रहा है क्या? Volume in ml of 0.1 molar silver nitrate required for complete precipitation of chloride ions present in 30 ml of, तो कॉम्प्लेक्स कितना दिया हुआ है आपका? कॉम्प्लेक्स है CrH2O5 Cl Cl2 और इस कॉम्प्लेक्स का 30 ml 0.01 मोलर गिवन है। 30 ml 0.01 मोलर। इस कॉम्प्लेक्स के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितना है? 0.01 इंटू वॉल्यूम कितना है? 30 ml। ये मिली मोल्स आएंगे ना, कॉम्प्लेक्स के मिली मोल्स आएंगे, राइट? कॉम्प्लेक्स के कितने मिली मोल्स आ जाएंगे? 0.3 मिली मोल्स आ जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में दिया है। 0.3 मिली मोल्स। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? तो 0.3 मिली मोल्स है, तो ये Cl माइनस कितना देगा? अगर 1 मोल कंपाउंड ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा आपको? इसका डबल Cl माइनस मिलेगा। तो अगर 0.3 मोल होगा तो Cl माइनस के मोल्स कितने होंगे? हाँ, इसका डबल 2 इंटू 0.3, दैट मीन 0.6 मिली मोल्स। 0.6 मिली मोल्स आपके क्लोराइड आयंस के मिलेंगे। अब जितने क्लोराइड आयन है, हमें पता है 1 क्लोराइड आयन रिएक्ट्स विथ 1 AgCl, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट, तो गिव AgCl प्रेसिपिटेट। 1 मोल Cl माइनस 1 मोल Ag प्लस से रिएक्ट करके 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट देता है। यहाँ पे हमने क्या दिया है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि हमने सिल्वर नाइट्रेट जितना भी लिया हो, जितने Cl माइनस के मोल्स हैं उतने ही आपके AgCl प्रेसिपिटेट बनेंगे, राइट? 1 मोल Cl माइनस 1 मोल Ag प्लस से रिएक्ट करके 1 मोल AgCl बनाता है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl कितने बनेंगे बताइए? नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ AgCl कितने होंगे? सेम 0.6 होगा। अब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी 0.1 है, तो क्या वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से? वॉल्यूम कितना आएगा? वॉल्यूम कितना लेना चाहिए हमें? 6 ml, राइट? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? बताइए। हाँ, ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। EDTA 4 माइनस, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग। EDTA 4 minus is ethylene diamine tetraacetate ion. The total number of NCOO bond angles in CO-EDTA 1 minus complex. This is the question of JEE Advance 2013. बताइए, सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या? EDTA 4 minus is ethylene diamine tetraacetate ion.
द नंबर ऑफ NCOO बॉन्ड एंगल्स इन COEDTA 1 माइनस कॉम्प्लेक्स। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। ये एडवांस का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स। एनीवन? इसका स्ट्रक्चर बताया था मैंने स्टार्टिंग में। FEDTA कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बताया था ना। हाउ मेनी 6 मेंबर्ड रिंग्स आर देयर, हाउ मेनी 5 मेंबर्ड रिंग्स आर देयर, ये डिस्कस किया था ना मैंने। हाँ, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आपका? स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे? COEDTA 1 माइनस, COEDTA 1 माइनस, इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पे आप अगर हम देखें तो EDTA क्या होता है? एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट, EDTA इज, और EDTA के ऊपर कितना चार्ज होता है? 4 माइनस, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ये आपका EDTA 4 माइनस है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 1। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? हाउ मेनी डोनर एटम्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 डोनर एटम्स आर देयर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 1 लिगैंड इनटू नंबर ऑफ डोनर एटम्स 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, 1 नहीं होगा, राइट? ये बताया तो मैंने आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 होगा। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो किस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है? शेप और स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में 6 लिगेंड है, लिगेंड तो एक ही है, डोनर एटम 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। शेप और स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल, इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा स्ट्रक्चर होगा? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे देखिए आप, कोबाल्ट आपका सेंटर पे हो गया, देन इसके सराउंडिंग में क्या होंगे? 2 नाइट्रोजन एटम्स होंगे एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। EDTA में कितने डोनर एटम है? 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? EDTA में 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन एटम्स है। तो मैंने यहाँ पे इनको इस शॉर्ट में ऐसा लिख सकता हूँ क्या? इन शॉर्ट कैन वी रिप्रेजेंट लाइक दिस, CO 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन एटम। अब देखिए यहाँ पे EDTA का ये जो बीच वाला पार्ट है CH2, क्या हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं? इस तरह से बना सकते हैं क्या? ऐसे बना सकते हैं CH2 CH2। अब इसके बाद क्या है? CH2CO माइनस, CH2CO, ईच नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन से 2 CH2CO माइनस है। इसी तरह से दोनों ही नाइट्रोजन से 2 CH2CO माइनस है, तो जाएगा CH2CO माइनस। ये हो गया CH2CO माइनस, इस तरह से बन गया। और ये क्या करेंगे? डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, राइट? देन इसके बाद ये तो मैंने एक CH2CO माइनस बनाया, इसी तरह से एक और CH2CO माइनस भी है, एक नाइट्रोजन से 2 CH2CO माइनस है, उसको भी बना लेते हैं। बात समझ में आ रहा है या नहीं? एक और CH2CO माइनस, ऐसा बनाएंगे। एक और बनाएंगे हम लोग CH2CO माइनस। तो EDTA मॉलिक्यूल एक ही है और इसने क्या कर दिया? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लिया। बन गया या नहीं? डोनर एटम कितने हैं? 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, बन गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ रहा है? अब इसमें आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? अच्छा, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, समझ में आ रहा है आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे? क्योंकि CO है, हम लोग इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं। आप शॉर्ट में इसको ऐसा भी बना सकते हैं, मतलब नाइट्रोजन से ऑक्सीजन कनेक्टेड है। अगर आपने इस तरह से बनाया तो भी करेक्ट है। बात समझ में आ रहा है? इन शॉर्ट वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस।
सो देर आर 4 एटम्स इन वन प्लेन और एक ऊपर एक नीचे, ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। नाउ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ NCOO बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे बताइए, काउंट करके बताइए। NCOO नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल्स कितने हैं? नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन, ये तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन ये 3, नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन 4, नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन 5, ठीक है। कितने आएंगे बताइए, एडवांस का क्वेश्चन है ये, बताइए कितने होंगे। नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन कितने एंगल्स हैं, 1 2, ठीक है, 3 4, 4 एक नाइट्रोजन से हो गया और 4 दूसरे नाइट्रोजन से, कितने हो जाएंगे, एक नाइट्रोजन से 4 बन रहे हैं तो 4 × 2 8 बॉन्ड एंगल्स बन रहे। समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को, देखिए 1 2 और एक ये 180 डिग्री वाला 3 और एक ये 4, एक नाइट्रोजन से 4 बन रहे हैं, 2 नाइट्रोजन 8 बॉन्ड एंगल बनेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 8। तो बॉन्ड एंगल पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है बताइए। ओके, एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व दिस क्वेश्चन। One mole of CONH3 is 5Cl3 gives 3 moles of, it gives 3 moles of ions in on dissolution in water. 1 mole of this reacts with 2 moles of AgNO3 to give 2 moles of AgCl. The complex is, बताइए which is correct? CONH3 5Cl3, इसका 1 मोल लिया है और इसमें हमें करेक्ट फार्मूला नहीं पता है, इसका एग्जैक्ट फार्मूला हमें बताना है कि कितने Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, कितने अंदर है, ये हमें पता नहीं है, राइट। ये हम स्टेटमेंट से निकालेंगे। 1 मोल ऑफ दिस रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू गिव 2 मोल्स ऑफ, मीन्स 2 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके 2 मोल्स ऑफ AgCl मिल रहा है। 2 मोल्स ऑफ AgCl का मतलब क्या है, कितने Cl बाहर है, 2 Cl बाहर है, राइट। 2 मोल्स AgCl मिल रहा है, इसका मतलब 2 Cl बाहर है और बाकी का Cl किधर होगा, अंदर होगा। एक Cl अंदर होगा, बाकी 2 बाहर होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट कितना है बताइए, कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट 3 है और मैंने आपको क्या बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर इज डबल ऑफ ऑक्सीजन स्टेट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 6। तो 6 मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए, मतलब अगर आपका 3 Cl है तो 2 Cl तो AgCl की वजह से बाहर होने चाहिए, तो एक Cl किधर होगा आपका, अंदर होगा ना, तभी तो 6 मेंटेन होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। बात समझ में आ रहे हैं।
कोऑर्डिनेशन नंबर इज डबल ऑफ ऑक्सीजन स्टेट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। देखो क्या ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड बाहर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चार्ज कैसे होगा, बिना चार्ज के कैसे अटैच होंगे वो? तो न्यूट्रल लिगेंड, ओनली न्यूट्रल लिगेंड बाहर नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही? और वैसे भी आपको बोला है 2 मोल्स AgCl मिलना चाहिए, तो इसमें तो 0 मोल्स AgCl मिलेगा, क्योंकि कोई Cl बाहर नहीं है। जो Cl बाहर होता है वही AgNO3 से रिएक्ट करता है। यहाँ तो 0 मोल्स AgCl मिलेगा, तो ये करेक्ट नहीं है। इस वाले में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, बी वाले में क्या प्रॉब्लम? बी में भी 2 Cl बाहर है, तो प्रॉब्लम क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। यस, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? यहाँ पे 5 बना हुआ है, बट कोबाल्ट 3+ ऑलवेज हैव कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6, दैट यू हैव टू रिमेंबर, जो कि मैंने आपको बहुत ही इजीली तरीके से बता दिया है। जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर इज डबल ऑफ ऑक्सीजन स्टेट। इसका मतलब अगर कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट 3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। नॉट ऑलवेज, 90% केसेस में ऐसा होता है। बात समझ में आ रही? नहीं तो फिर दिल पे ले लेना कि सर ऐसा बोल दिया था आपने। मतलब 90% केसेस में ऐसा होता है, कुछ एक एक्सेप्शन होते हैं। जैसे प्लैटिनम वाले केस में प्लैटिनम 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और प्लैटिनम 4+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है, बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे आप बोलेंगे सर 4+ का 8 होना चाहिए, तो इसलिए मैंने बोला जनरली ऐसा होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर डबल होता है ऑक्सीजन स्टेट का। अगर कोई सी 90% कंपाउंड्स पे एप्लीकेबल है तो उसको हम लोग याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। दैट विल बी हेल्पफुल, राइट। बात समझ में आ रहा है आपको? इसमें 1 मोल AgCl मिलता फर्स्ट वाले में, इसलिए 1 फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप? बताइए, समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ओके, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। बताइए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या आपको? क्वेश्चन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? ओके, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? जेई मेंस को पहले AIEEE बोलते थे, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट। जेई मेंस को पहले AIEEE बोलते थे, जेई मेंस। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? अब इसमें देखिए आपको क्या बोला है, अमोनिया फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स CuNH3 4 होल ट्वाइस, CuNH3 4 2+ विथ कॉपर आयंस इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है? बेसिक सॉल्यूशन, बट नॉट इन एसिडिक सॉल्यूशन। मतलब ये बोल रहा है कि कॉपर और अमोनिया का जो कॉम्प्लेक्स है बेसिक सॉल्यूशन में ऐसा बनता है, एसिडिक सॉल्यूशन में नहीं बनता है। क्या रीजन है इसका? एसिडिक सॉल्यूशन में क्यों नहीं बनता है? इसका रीजन ये है कि एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, और एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब H+। एसिडिक सॉल्यूशन में H+ ढेर सारे होंगे, तो H+ देखते ही क्या करेगा अमोनिया, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को H+ को डोनेट कर देगा। मतलब अमोनिया के जो भी लोन पेयर है वो H+ खा जाएगा और क्या बना लेगा, अमोनियम आयन बना लेगा। मतलब जितने भी अमोनिया है, अमोनिया मॉलिक्यूल है, वो सारे H+ के प्रेजेंस में अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे।
अब ये अमोनियम आयन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इजंट इट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या ये लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है? अब इसका कॉपर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा? नो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या होना चाहिए, लिगेंड के पास लोन पेयर होना चाहिए, मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट करेगा। तो होता क्या है कि बेसिक मीडियम में तो ठीक है, बेसिक मीडियम में कॉपर और अमोनिया के साथ ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। बट एसिडिक मीडियम में क्या होता है, जो भी अमोनिया मॉलिक्यूल है वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज NH3H+ के साथ रिएक्शन करके अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और अमोनियम आयन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इसका मतलब अमोनिया इससे पहले कि कॉपर को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, H+ उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खा जाता है और अमोनियम आयन बना लेता है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, अब ये इसके पास तो लोन पेयर है नहीं, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लिगेंड के पास लोन पेयर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको, इन एसिडिक सॉल्यूशन प्रोटॉन कोऑर्डिनेट्स विथ अमोनिया मॉलिक्यूल टू फॉर्म अमोनियम आयन एंड NH3 मॉलिक्यूल आर नॉट अवेलेबल। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? इज इट क्लियर? इसका फर्स्ट ऑप्शन भी एक्सप्लेन करो ना। In alkaline solution, COH whole twice is precipitated while in which is soluble in excess of alkali। हाँ, तो इसमें होता क्या है कि एल्कलाइन मीडियम में कॉपर हाइड्रोक्साइड तो बनता है, बट एक्सेस एल्कली में सॉल्युबल नहीं होता। ये प्रॉपर्टी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है, पी ब्लॉक के अंदर पढ़ेंगे आप, ठीक है, ये चीज़ें आप पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, पी ब्लॉक, ठीक है, ग्रुप 13, 14, 15 में ये प्रॉपर्टी है, आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जो रिलेशन है, फोर्थ, ये बेसिकली मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो फोर्थ आंसर आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू। ओके ओके, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, GOC2 या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसी को डाउट है क्या? अदरवाइज आप सॉल्व कीजिए सभी लोग, होमवर्क दे देता हूं मैं आपको। होमवर्क इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्सरसाइज 1 सेक्शन ABCD। BVT कहाँ तक है? डी, सेक्शन डी है ना BVT। BVT क्या है, सेक्शन C है या D है? वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या है, सेक्शन C है या फिर D है? C है, ठीक है, तो C तक करना आपको, ठीक है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड 2 बोथ, पार्ट 1 एंड 2 बोथ, ठीक है। एंड देन एक्सरसाइज 2 में आपको अप टू VVT सभी क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। एंड GOC2 कंप्लीट कर लिया होगा आपने। अगर नहीं कंप्लीट किया है तो इसको कंप्लीट कीजिए, और जो होमवर्क है आप डाउट्स हैं वो डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे, या फिर अभी भी आप अगर किसी को डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, बताइए। डाउट है क्या? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।